नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात सीएम गहलोत की, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला करते हुए सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। फिर होगी एसएमएस अस्पताल की बात, जो कि सीएम के दौरे के बाद सियासी अखाड़ा बन गया है। साथ ही बात होगी रहस्यमय बीमारी की, जो कि मासूमों के लिए काल बनती जा रही है। इसके अलावा दिखाएंगे कहां बेजुबान से बर्बरता हुई है। सुजानगढ़ में ये क्या हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता दे। हथियार लहराते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पारिवारिक विवाद और बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में हथियार लहराते हुए बदमाशों को सीसीटीवी कैमरों में कैद किया गया है। आपको बता दें 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। सुजानगढ़ और चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और बड़ा सवाल यही, ये वीडियो देखने के बाद, कि आखिर सुजानगढ़ में ये क्या हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पारिवारिक विवाद हुआ यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से जो बदमाश हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में पुलिस प्रशासन कहाँ है आखिर, और जो बदमाश है उनमें खाकी का खौफ क्यों नहीं है। तो फिलहाल मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। तो बदमाशों को आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बदमाशों के हाथों में औजार भी नजर आ रहे हैं, हथियार नजर आ रहे हैं, और ये बदमाश जो हैं वो बिल्कुल बेखौफ हैं। इस थाने में एक 26 मार्च को रिपोर्ट भी दी, जिसके तहत आरोपियों ने मेरे घर पे घुसकर कुल्हाड़ी सरिये से लेके हमको धमकाया। फिर वापस उन्होंने 11 अप्रैल को हमारे घर में घुसे और हमारे विद्युत लाइन भी काट दी और हमारे घर में घुस के मारपीट की, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने पेश की है। और जो भी है, इन आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको जेल भिजवाया जाए। मैं यही चाहता हूँ कानून से। और अब बात गहलोत बनाम शेखावत के बीच जारी जंग के चैप्टर 2 की। जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी खुलकर सीएम गहलोत पर पलटवार कर रहे हैं। और हाल ये है कि ईआरसीपी से शुरू हुई लड़ाई अब सरकार गिराने वाली साजिश तक आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ईआरसीपी पर गहलोत वर्सेस शेखावत। मरुधरा में सियासी चैप्टर 2 का आगाज। सीएम का प्रहार, शेखावत का पलटवार। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आया तो 5 IAS IPS को जेल कराऊंगा। बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के MP हो और जोधपुर के MLA मैं हूं मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बना हुआ, क्यों मैं उनको हटाऊं उसको। ये बस बानगी है। मरुधरा में अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत का जगह चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई हो, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। तभी तो ईआरसीपी से शुरू होकर बात सरकार गिराने वाली साजिश तक पहुंच गई है। राजस्थान सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत जोधपुर वाला MP, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का MLA मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे, और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? कहाँ गिराएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते, बजाय जब खरीद फोड़ करके MLA खरीद करके आप देश को कहाँ ले आना चाहते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार किया
तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सोशल मीडिया पर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्हें ईआरसीपी की तरह कोई झूठ नहीं सूझ रहा था। जिम्मेदारियों से मुंह फेरना गहलोत सरकार की स्ट्रेटेजी है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के एसएमएस के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। इसलिए गहलोत जी जनता का सामना करने से डरते हैं। उनके वादे उनकी तरह फेल हैं। अपनी असफलताओं को केंद्र पर थोपते रहने की कारगुजारियों के बीच उनकी अपनी चिरंजीवी योजना की हकीकत एक आम नागरिक की आपबीती से सामने आने के बाद बगले झांकने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके। एक न्यूज़पेपर की स्टोरी का हवाला देकर अशोक गहलोत पर हमला बोला। एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का। गहलोत जी जन सरोकार में नहीं, साठगांठ में विश्वास रखते हैं। नौकरी के लिए दिव्यांग तक के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की संवेदना का इससे निचला स्तर क्या होगा? वो मानते हैं कि इस तरह के प्रकरण मामूली बात हैं। इसी तरीके से व्यवस्था चलती है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी। गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से विधायक हैं तो शेखावत जोधपुर से सांसद हैं और जोधपुर को जद में रखकर अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पर बेशर्म राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। उसी बुखलाट के अंदर अब क्या करें, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया आईपीएस आईएएस को, वो बेचारे क्या करें? बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बनावा, क्यों मैं वो हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। साफ है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की सच्चाई जब सीएम के सामने खुली तो अस्पताल प्रशासन के साथ ही चिकित्सा विभाग हरकत में आया और शुरू हो गई कार्रवाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पर अव्यवस्था की मार। श्रीमान, मेरे को यहाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने में मेरे बच्चे का इलाज ना होने की वजह उल्टा पैर खराब हो गया। कारण ये था डॉक्टर की लापरवाही। लेटरिन बाथरूम में घुसे नहीं जाए, कितनी गंदी हो रही है, जिनके जोड़ी किरबार नहीं है। मरीजों की मुश्किल से सीएम का सामना। चिरंजीवी से इलाज हो रहा है और मैं करीब आज ढक्कन लगाने वाला हूँ। हाँ, मेरे पास भाड़ा का कार्ड लगा हुआ, जबकि मैंने 1 लाख रुपए की दवाई बाहर से खरीदी है। तो जो भी दवाई मंगाते बाहर से मंगाते, अंदर है ही नहीं दवाई। सीएम ने जानी मरीजों की मुश्किल, हुआ एक्शन। एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, हमारी भाभी एक्सपायर हो गई साल भर वाले। हमारे पिताजी को ले जा रहे थे। यहाँ भर्ती क्यों है? यहाँ बसों में एक्सीडेंट हो गया था, लाश ले जा रहे थे। कल की बात है। नहीं, इलाज हो रहा है, हर चीज में पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। वो चक्कर ज्यादा, चक्कर पे कौन मांगते पैसे? अंदर मांगे, बाहर मांगते ना, बाहर ही मांगते। दवाई यहाँ नहीं मिलती, बाहर। अंदर तो कोई दवाई नहीं है, वो अंदर तो कुछ मिलते नहीं। जब प्रदेश के मुखिया एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे तो यहाँ का नजारा देख खुद सीएम भी हैरान रह गए। चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ के बीच जब सीएम मरीजों से रूबरू हुए तो सच आंखें खोलने वाली थी। के लिए जांचें फ्री कर दी, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमें जब सैंपल देने होते हैं तो 10 नंबर की 5 नंबर की सीरीज बाहर से लानी होती है। बताएंगे आपको, लेकिन पहले बता दें कि सीएम के आदेश पर एक्शन हुआ और एसएमएस में व्यवस्था बदलने के दावे हुए। सीनियर फैकल्टी डॉक्टरी देखेंगे, जो यूनिट हेड है, सुप्रिटेंडेंट है, वो देखेंगे, रेजिडेंट भी देखेंगे, पर जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर कोई पर्ची दी या कोई बात हुई तो जिम्मेदारी उनकी फिक्स होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर किसी पेशेंट को पर्ची दी तो यूनिट हेड के खिलाफ कार्रवाई। तो ये हुई एक्शन की बात, लेकिन देखिए कैसे एसएमएस अस्पताल में
व्यवस्था एक एक कर सीएम के सामने आती गई। अंदर तो कोई दवाई नहीं है, वो अंदर तो कुछ मिलते नहीं आता। मान अंदर तो कोई दवाई नहीं है, जो भी दवाई लिख देंगे वो सारी बाहर की है, लाइफ भी नहीं है। सीएम को सामने देख क्या मरीज और क्या परिजन, सभी की व्यथा सामने आने लगी। श्रीमान, मेरे को यहाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने में मेरे बच्चे का इलाज ना होने की वजह उल्टा पैर खराब हो गया। कारण ये था डॉक्टर की लापरवाही। रिजल्ट अच्छा मिला तो मैं कह सकता हूँ कि रिजल्ट बढ़िया मिला, जबकि कहते हैं कि चिरंजीवी से 5 लाख का इलाज फ्री है। जब 5 लाख का इलाज फ्री है तो मेरे को बाहर से दवाई लाने की जरूरत ही क्या है। मुझे 6, 7, 8 रोज हो गए, तो क्या होता है कि उधर लेटरिन बाथरूम में घुसे नहीं जाए। कितनी गंदी हो रही है, जिनके जोड़ी किरदार नहीं है। सीएम को पता चला कि जिस चिरंजीवी योजना को राजस्थान सरकार मॉडल मानती है, उसी व्यवस्था में सरकार की नाक के नीचे व्यवस्था की सबसे बड़ी पोल खुली। जो भी है सब दुरुपयोग कर रहे हो, यानी कि गरीब आदमी को मारने के अलावा कुछ काम नहीं। मुख्यमंत्री ने भी एक एक शख्स की बात को गौर से सुना और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के साथ साथ वहां मौजूद डॉक्टरों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सीएम गहलोत के इस औचक निरीक्षण से एसएमएस अस्पताल की पोल तो खुली ही, इससे ये भी सवाल लाजमी हो गया कि राजधानी में सरकार के करीब होकर अगर एसएमएस अस्पताल में बीमारियों का ऐसा डेरा हो तो सूबे के बाकी अस्पतालों का क्या हाल होगा। महेश दाधीच के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। उधर बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत के एसएमएस दौरे के बाद सवालों पर सरकार को घेरा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। चिकित्सा मंत्री दिखावे के लिए चाहे कितने ही दौरे कर लें। जब कभी भी आग लगती है, वह खोदने की प्रवृत्ति इस सरकार की बनी हुई है। चिकित्सा मंत्री जी का दौरा नकारा के में तूती की आवाज साबित होगा और उसके बाद जब कुछ समय गुजर जाएगा तब हम अपनी एक टीम के साथ फिर उन मरीजों की व्यथा जनता के सामने लाने के लिए जाएंगे ताकि सरकार को उसकी असली तस्वीर पेश कर सके। करौली में लोगों के पलायन का क्या है सच? आज रात 8:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए पलायन की असली पड़ताल। करौली में हिंसा के बाद उठा पलायन का मुद्दा। करौली में पलायन की खबरों पर गरमाई सियासत। हम 85 से और 90 के बीच में सब के सब यहाँ से 90 तक तो सब खाली करके आ गए थे और अपनी स्वेच्छा से आए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप, हिंसा के बाद पलायन हुआ। करौली में आतंक के चलते, भय के चलते, उपद्रव के कारण पलायन कर गए। सरकार और प्रशासन का पलायन की खबरों से इनकार। ऐसी कोई घटना पलायन जैसी यहाँ करौली जिले में और करौली शहर की ऐसी कुछ नहीं है। पलायन की पड़ताल करने पहुंची न्यूज 18 की टीम। क्या है पलायन का सच, इसी को जानने के लिए, इसी की पड़ताल करने के लिए हम मौजूद हैं करौली की भीमनगर बस्ती में। ग्राउंड जीरो से करौली में पलायन का सच। करौली में सांप्रदायिक दंगों के बाद वे क्यों चाहते हैं उन जगहों से निकलना जहां हिंसा हुई थी। न्यूज 18 राजस्थान पर पलायन की असली पड़ताल। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सरकारी अस्पताल में वसूली का खेल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, समझना है तो चले आइए दौसा जिला अस्पताल में। अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है, वो भी लेबर रूम में। सरकार की ओर से अस्पताल में सब कुछ फ्री है, लेकिन डिलीवरी के समय लेबर रूम में पैसों की डिमांड की गई। पहला केस है डागोलाई की रहने वाली प्रसूता राजी मीणा का। रात के समय जब राजी को प्रसूत तो उसके साथ मौजूद परिजनों से चिकित्सा कर्मियों ने 500 की डिमांड की।
कल मेरी डिलीवरी हुई थी 9 बजे, तो एक डॉक्टरानी ने मेरे से 500 रुपये मांगे। मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। फिर मेरे पास सिस्टर थी मेरी बड़ी वाली, उसके पास 200 रुपये थे। तो उससे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खून छूट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ही तो आवेगी तुम। फिर मेरी सिस्टर डर गई, वो बाहर पीछे लेने चले गए, फिर मैं अकेली रह गई थी। एडमिट होने के बाद करीबन रात को 11 बजे के लगभग उनको डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जब पूरा काम फ्री हो गया था, मेरी भाभी थी उसके साथ में अंदर, वो बाहर आई, बोले वो 1100 रुपये मांग रहे हैं। क्योंकि किस बात के 1100 रुपये? बोले मांग रहे हैं, दे दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि पैसे तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, 100, 200, 500 रुपये, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अभी रात का मैटर था, उसके बारे में वो पेशेंट के अटेंडर आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा ये बातें अब हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसकी जांच करवाएंगे। पीएम साहब को अवगत करा दिया है और लिखित में कंप्लेंट आई है, तो हम पीएम साहब को देंगे कल, और पीएम साहब जो भी कार्रवाई करेंगे उनको। और खबर सिरोही से, जहां अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों के मौत के बाद हड़कंप है। हालांकि स्वरूपगंज के फूलाबाई खेड़ा गांव में अज्ञात बीमारी से 7 बच्चों की मौत के बाद तो नहीं हो पाया, पर लग रहा है कि ये कुछ जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स, जैसे आइसक्रीम हुआ या फूड से जो होने वाले वायरल डिजीज, वो ही कॉज लग रहा है। क्योंकि इसी गांव के अंदर मल्टीपल बच्चे आ रहे हैं, सभी बच्चे नहीं आ रहे, कुछ जगह कुछ सोर्स मिल रहे हैं हमें, तो इसमें वाटर से होने वाली वायरल डिजीज होती है, वो सोर्स हो सकता है। तो इसमें जो वाटर से मतलब पानी से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो कॉमन सोर्स हो सकते हैं वायरल डिजीज के। पिंडवाड़ा ब्लॉक में फूलाबाई का खेड़ा और वेराफली में जो डेथ्स हुई हैं, वो टोटल 7 डेथ्स हुई 9 तारीख से लेके और 13 तारीख के बीच में, जिनमें 2 बच्चों का पोस्टमार्टम किया गया, बाकी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो लगातार अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत हो रही है और लोग इस बीमारी के कारण परेशान भी नजर आ रहे हैं। और प्रदेश में करौली हिंसा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला टोंक जिला मुख्यालय पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जिला इकाई की ओर से रैली निकालने की है। पीएफआई की ओर से रैली निकालकर सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। उसके अलावा संगठन की ओर से प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए कहा कि देश भर में रामनवमी के आयोजन को हिंसक बनाने के प्रयास किए गए और साजिश के तहत सामाजिक ध्रुवीकरण की साजिश रची गई। कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है माननीय राष्ट्रपति जी महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि ऐसे जो साजिश रच करके जो मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आरएसएस और संघ परिवार की तरफ से, उसे रोका जाए। और खबर करौली से है। करौली में लगातार 14 दिन से कर्फ्यू जारी है, जिसे 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान सभी तरह की दुकानें खुली दिखाई दी। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी। कर्फ्यू के कारण विवाह समारोह आयोजन करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोटा के आरकेपुरम इलाके में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 60 साल के बुजुर्ग पर गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका खुलासा तब हुआ जब बालिका गर्भवती हो गई। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। बालिक ने सीडब्ल्यूसी में
काउंसिल के दौरान खुलासा किया कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने एक दिन उसे बहाने से अपने घर बुलाया, जहां पर आरोपी ने उसे पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद जब बालिका की तबीयत खराब हुई तो परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरके पुरम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बालिका आरके पुरम थाना द्वारा मेरे समक्ष पेश की गई। बालिका से जब काउंसलिंग की गई तो काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया है कि कुछ समय पूर्व एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके बीवी बेटे बहू सभी हैं, भरा पूरा परिवार है। उस व्यक्ति ने उसे किसी बहाने से अपने घर पर बुलाया और उसे पानी में कुछ नशीला पदार्थ पिला करके उसे बेहोश कर दिया गया और बेहोशी के हालत में। और अब बात अजमेर की, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज निजी दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और अमन चैन खुशहाली की दुआ की। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज देश में रिवर्स गियर चल रहा है, अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो रहा है। हमें चिंता है इस देश की, जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, करोड़पति अरबपति हो रहा है, अरबपति खरबपति हो रहा है और गरीबी बढ़ती जा रही है। यूपीए शासन काल में 10 साल में गरीबी रेखा से लगभग 10 से 15 करोड़ परिवार बाहर निकल आए थे। आज वो वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। एमआरआई कराई, जिनकी रसीद नहीं दी तो वही सूटकेस में करवाया दी, उसकी भी नहीं मिली, पर्ची नहीं दे रही। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर बात करते हैं न्यूज 18 के रियलिटी चेक की। अब बात भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल की, जहां न्यूज 18 की टीम ने जांच योजनाओं के बारे में जानकारी ली तो मरीज के परिजनों की मिलीजुली प्रक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने बताया कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ लोगों की शिकायत थी कि समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है और अस्पतालों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार द्वारा मरीजों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो निःशुल्क दवाई योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो। ऐसे में अस्पतालों में जब मरीज पहुंचते हैं, उनके साथ परिजन भी पहुंचते हैं, तो किस प्रकार से उनको जो है जांच रिपोर्ट दी जाती है, क्या समय पर जांच रिपोर्ट मिलती है या समय पर जो है दवाई मिल पाती है, निःशुल्क दवा मिलती है या नहीं मिलती है, इसको जानने के लिए हम आरबीएम अस्पताल पहुँचे हैं। और ऐसे में जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनसे भी बात करेंगे और हालातों का जो है उनसे जानकारी लेंगे। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं तमाम वो अपने मरीजों के साथ अस्पताल में पहुंचे, तो उनसे जानेंगे कि अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। अस्पताल में कब से हैं आप मरीज को लेकर के आए हैं? मुझे लगभग 5 से 6 दिन हो गए यहाँ आए हुए, और जो भी सरकार ने पैसा खर्च किया है उसके लिए मैं कांग्रेस सरकार को बेहद धन्यवाद देना चाहूँगा। गहलोत जी के लिए काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया है उन्होंने, बेहद। लेकिन सुविधाएं भी अच्छी हैं, हॉस्पिटल भी अच्छा बनवाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ के मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के नाम पर थोड़ा धब्बा है, ये मानो आप। क्योंकि एक तो यहाँ साफ़ सफाई की बात करूँ तो बेहद गंदगी है, दूसरी बात पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
पानी की जैसे कि गवर्नमेंट ने गांव-गांव में हर यानी कि हर पंचायत पर आरओ लगवाने की व्यवस्था करवा रही है सरकार, वहाँ पर खर्च भी कर रही है, प्रचार कर रही है, लोगों से कहलवा रही है कि भैया तुम आरओ का पानी पियो, आरओ का पानी पियो। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल जो जिला स्तर पर जो बना हुआ है, जहाँ सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनके लिए पानी नहीं है शुद्ध पीने के लिए। अच्छा, और दूसरी बात जो दवाइयों की व्यवस्था है, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सरकार काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रही है और मैं सरकार को बेहद धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात को लेकर के। और शौचालयों की व्यवस्था काफ़ी गड़बड़ है, काफ़ी गंदगियाँ पड़ी हुई है उसमें। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या शौचालय की सबसे बढ़िया सुविधा है। गंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, गंदगी की है, टाइम से सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था तो है ही नहीं हॉस्पिटल में, पानी की व्यवस्था तो है ही नहीं पीने के लिए। गर्म पानी लाओ तो पियो, कहीं से भर के लाओ तो, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो राजस्थान सरकार की योजना है उनको लोगों ने सराहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट व्यवस्था है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं नाराज़गी जता रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन धरातल पर इन योजनाओं को नहीं उतारा जा रहा है, क्योंकि निःशुल्क जो दवा योजना है वहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और जो जाँच रिपोर्ट हैं वो भी मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रही हैं। और ऐसे में अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर भी जो मरीजों के साथ परिजन हैं काफ़ी समय से यहाँ रुके हुए हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए कि सही तरह से जो है साफ़ सफाई नहीं हो पाती और पानी की भी यहाँ पर जो है पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो अस्पताल प्रशासन है उसको एक अहम कदम उठाना होगा और सफाई व्यवस्था सहित पानी की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करना होगा। उधर सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का घोर आलम है, जहां चिकित्सक मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा गंदगी के कारण मरीजों का सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। काउंटर कम होने के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी मरीजों तथा परिजनों की जमकर भीड़ रहती है। ऐसे में उपचार करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई मर्तबा अवगत करवाने के बावजूद भी चिकित्सा प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। के सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का घोर आलम इस कदर है कि मरीजों तथा परिजनों को गंभीर समस्याओं का सामना उन्हें यहां आकर करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यहां पर आप देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। हालांकि इस वक्त ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पूरी तरीके से बंद है, लेकिन जब ये रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलता है तब सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज तथा उनके परिजनों को घंटों यहाँ कतारबद्ध होकर के खड़ा रहना पड़ता है। चूँकि रजिस्ट्रेशन काउंटर तो बहुत अधिक बनाए गए हैं, लेकिन इन पर काम करने वाले कार्मिकों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में जो उपचार करवाने वाले मरीज तथा परिजन यहाँ पर आते हैं उन्हें घंटों या कतारबद्ध होकर के खड़े रहना पड़ता है और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, तभी जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो पाता है। इसके अलावा सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में गंदगी का भी घोर आलम है। कई मर्तबा मरीजों तथा उनके परिजनों की शिकायतों के बावजूद भी यहाँ पर गंदगी कम होने का नाम नहीं लेती है। कई मर्तबा यहाँ पर जो सफाई करने वाले ठेकेदार हैं वो यहाँ पर बदले जा चुके हैं, लेकिन समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के काउंटर है, यहाँ पर भी एक बड़ी भीड़ यहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है। कई घंटों तक यहाँ पर मरीजों को अपनी दवा लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा जो चिकित्सक यहाँ पर आते हैं उन चिकित्सक समय पर मरीजों को यहाँ पर मिलते नहीं हैं। ऐसे में मरीज तथा उनके परिजन उपचार करवाने के लिए यहाँ पर लगातार दर बदर भटकते रहते हैं। कई मर्तबा चिकित्सा प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के लिए सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो जिले के अस्पतालों में मरीजों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली दवाइयां तो मिल रही हैं, लेकिन शाम के समय दवा वितरण केंद्र नहीं खुलने की वजह से मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता है। सीकर के अस्पताल का जायजा लिया संवाददाता संदीप हुड्डा ने। सीकर जिले के सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं मरीजों के परिजनों को मिल रही हैं, किस तरह से जो इलाज है वो चल रहा है, इसके लिए हम उपजिला अस्पताल में मौजूद हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस समय हालांकि ओपीडी जो है वो आज जीएच होने की वजह से 11 बजे तक का ही था, लेकिन उसके बाद भी जो इमरजेंसी सेंटर है, जो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं। वहाँ पर अभी भी जो है वो मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी कि 24 घंटे जो ट्रॉमा सेंटर है उनमें इलाज मिल रहा है। इसके साथ साथ हम कुछ अटेंडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे कि दवाई वगैरह समय पे मिलती है या नहीं मिलती है। क्या नाम आपका? तो दवाई वगैरह मिलती है क्या हॉस्पिटल में? सर नहीं मिलती। कहाँ से है आप?
मंगल में। कब आए थे आप दवाई लेने के लिए? तो आज तो 11 बजे तक का ही था ना समय। तो शाम के समय जो डीडीसी है वो नहीं खुलती, ये एक समस्या लोगों की जरूर सामने आ रही है। चिकित्सक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो सरकारी हॉस्पिटल है किस तरह की सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं, समय भी दवाई वगैरह आपूर्ति हो रही है? बिल्कुल सारी प्रकार की दवाइयाँ हॉस्पिटल जो नियमानुसार खुलता है उस समय मिलती है। उसके अलावा इमरजेंसी में 24 घंटे डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहते हैं। जो मरीज आते हैं उनको चेक किया जाता है और उनको उस हिसाब से इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाता है। माता जी कटवाया हो तो डॉक्टर मिल गया टाइम पर, दवाई मिल गई क्या? अच्छा, तो अभी तो आया थे, पहले थोड़ी आया? नहीं, पहले भी आए थे, तो आए तो लाग नहीं बनी, लाग रही 3 महीना फिरती। तो जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें जो 24 घंटे की जो सुविधा है वो मरीजों को मिल पा रही है। हालांकि जो शाम के समय ओपीडी के बाद में जो डीडीसी है वो नहीं खुलती है, ये एक समस्या लोगों के सामने आती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देरी से दवाई लेने के लिए आते हैं, तो उनको दवाई जो है समय पर नहीं मिल पाती है। इसके अलावा अगर दवाइयों की बात की जाए तो सीकर के अस्पतालों में फिलहाल जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ मरीजों को मिल पा रही हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और रुक लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश के ईपीएफ पेंशनर्स अब एक मंच पर आ रहे हैं। निजी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि 58 साल में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मात्र 1000 और अधिकतम 5000 रुपए पेंशन मिलती है, जिसमें उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता है। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ईपीएफ पेंशन कटौती से 15000 की केपिंग को हटाए, जिससे रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिल सके। इसे लेकर प्रदेश में ईपीएफ पेंशनर्स लामबंद हो गए हैं। कर्मचारियों ने राजस्थान ईपीएफ पेंशनर्स समन्वय समिति की बैठक की, जिसके बैनर तले अब अपनी आवाज बुलंद करेंगे। श्रमिकों को उनके हक का पैसा मिल नहीं पाता है और वृद्धावस्था में उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इन सारी स्थितियों पे विचार के लिए हमने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया और हमने तय किया है कि राजस्थान ईपीएफ पेंशनर्स समन्वय समिति का गठन हमने किया। उधर जयपुर में जेडीए ने मोटी रकम लेकर कॉलोनियां तो बसा दी, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज भी लोगों में नाराजगी बनी हुई है। योजना के लाभार्थियों की शिकायत है कि इन कॉलोनियों में अभी तक बिजली पानी जैसी सुविधाएं तक नहीं उपलब्ध हैं। लाभार्थियों के मुताबिक हाथोज करधनी आवासीय योजना हो या फिर वेस्ट वे हाइट्स जैसी आवासीय कॉलोनी, सब जगह बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस स्कीम के लाभार्थियों का कहना है कि उन्होंने जेडीयू की योजना देखकर आशियाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सालों बाद भी वे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहां तक कि कई योजनाओं को लेकर अभी भी बसावट का इंतजार किया जा रहा है। करीब 2 दर्जन योजनाओं में 30,000 आवेदक अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार इस बारे में जेडीए से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इस मामले में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि जेडीए की एक कॉलोनी को विकसित किया जाएगा और लाभार्थियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। की हुई कॉलोनी है सर, इसमें ना तो इसमें पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है। और हमने तो इसमें ये प्लॉट जेडीए को ही देकर लिया था और इन सभी सुविधाओं से हम महरूम हैं। और बिजली का बिल राजस्थान में वैसे भी काफ़ी है, फिर भी राजस्थान इस जेडीए में की कॉलोनी में यानी आसमान को छू रही हैं ये कीमतें। जेडीए की अपनी कॉलोनियां, उनमें विकास का काम वो तो होता जा रहा है, एक जगह लेते जा रहे हैं। एक साथ तो सब जगह होगा नहीं, लेकिन होता जा रहा है सब जगह, हर जगह काम चल रहा है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। सांसद जसकौर मीणा ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद ने कहा कि सक्षम हो चुके लोग अब आरक्षण छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि वे स्वयं भी आरक्षण का लाभ छोड़ चुके हैं और अपनी बेटियों के लिए भी उन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया। इसके लिए उन्होंने एसटी वर्ग के कई नेताओं के नाम भी गिनाए। जसकौर मीणा ने कहा कि हम मानते हैं कि जब सक्षम हैं तो गरीब बच्चों को पढ़ाएं।
बिल्कुल छोड़े रहे, मैंने छोड़ा हुआ है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, जबकि मैं तो ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी। हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर जिले के गेगल थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय में तैनात एक महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज की गई है। महिला अधिकारी ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ऑनलाइन ये एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि एक्टिवा सवार कुछ युवक इस कुत्ते को स्कूटी में बांधकर गांव से बाहर फेंकने ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस कुत्ते ने गांव में आतंक मचा रखा था और कई लोगों को काट भी चुका था। तो क्रूरता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बेजुबान कुत्ते को देखिए किस तरीके से स्कूटी में बांधकर कुछ लोग गांव से बाहर फेंकने ले जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस ने मामले पर एक्शन ले लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर ये कहना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर कौन जानवर है और कौन इंसान है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर क्रूरता की जा रही है ये बेहद ही शर्मनाक है। तो फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस मामले पर संज्ञान भी ले लिया गया है। और खबर जोधपुर से है। जोधपुर शहर के प्रताप नगर इलाके में दो नाबालिगों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें एक नाबालिग बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लड़ाई घोड़े पर बैठने को लेकर हुई। एक 13 साल का लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था, तो एक और नाबालिग ने उसे रोका और घोड़े पर बैठने की जिद की। फिर दोनों में कहासुनी हुई तो नाराज होकर दूसरे नाबालिग ने चाकू से घोड़े पर सवार लड़के पर हमला कर दिया, जिसमें घोड़े पर बैठा लड़का बुरी तरीके से घायल हो गया। फिलहाल घायल बालक का आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो आरोपी लड़के को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने मददगार बनकर एक शख्स की जान बचाई। हुआ यूं कि मंत्री राजेंद्र गूढ़ा फलौदी जा रहे थे। इसी दौरान चूरू जिले के सलासर सुजानगढ़ हाईवे पर एक कार और डीजल टैंकर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार बुरी तरह से घायल हो गया और गाड़ी के अंदर फंस गया। राजेंद्र गूढ़ा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और लोहे के सरिये की मदद से घायल को बाहर निकाला और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचवाया। गूढ़ा के इस कदम की चारों ओर सराहना हो रही है। आपको बता दें कि अपने विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले गूढ़ा एक बार फिर से अपनी संवेदनशीलता की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। और अब बात करेंगे जल जीवन मिशन के धीमी रफ्तार की। प्रदेश में जल जीवन मिशन में निर्माण कार्य अटका हुआ है और इसकी वजह से बेहिसाब बढ़ती महंगाई है। ये
बाजार में महंगाई की वजह से निर्माण सामग्री की दरें 60 से 100% तक बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर्स काम पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। आज राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्ट यूनियन की ओर से जलदाय मंत्री महेश जोशी को ज्ञापन दिया गया। मांग की गई कि कॉन्ट्रैक्ट्स में 100 करोड़ से ज्यादा वाले कॉन्ट्रैक्ट की तरह प्राइस वेरिएशन क्लॉज लागू किया जाए। करौली में लोगों के पलायन का क्या है सच? आज रात 8:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए पलायन की असली पड़ताल। करौली में हिंसा के बाद उठा पलायन का मुद्दा। करौली में पलायन की खबरों पर गरमाई सियासत। हम 85 से और 90 के बीच में सबके सब यहाँ से 90 तक तो सब खाली करके आ गए थे और अपनी स्वेच्छा से आए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप, हिंसा के बाद पलायन हुआ। करौली में आतंक के चलते, भय के चलते, उपद्रव के कारण पलायन कर गए। सरकार और प्रशासन का पलायन की खबरों से इनकार। ऐसी कोई घटना पलायन जैसी यहाँ करौली जिले में और करौली शहर की ऐसी कुछ नहीं है। पलायन की पड़ताल करने पहुंची न्यूज 18 की टीम। क्या है पलायन का सच, इसी को जानने के लिए, इसी की पड़ताल करने के लिए हम मौजूद हैं करौली की भीमनगर बस्ती में। ग्राउंड जीरो से करौली में पलायन का सच। करौली में सांप्रदायिक दंगों के बाद वे क्यों चाहते हैं उन जगहों से निकलना जहां हिंसा हुई थी। न्यूज 18 राजस्थान पर पलायन की असली पड़ताल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।